नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि नस्ट इक्वेशन से कैसे हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अब ईएमएफ का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। वास्तव में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस प्रकार से गिब्स फ्री एनर्जी से डिपेंडेंट होती है या क्या है वो, इसको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। The electrical energy produced by a galvanic cell is equal to the product of its electromotive force and the quantity of electricity passes through it। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो हमारा इक्वल होता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मल्टीपल प्रोडक्ट की। अगर मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा, हम सभी जानते हैं Q = N इंटू ई, या ई को हम लिख सकते हैं 1 फैराडे, या Q = N इंटू एफ। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा Q इंटू ई के, या Q, या हम जिसे बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिकल वर्क डन = NFE। तो ये हमारा एक प्रूविंग आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिकल वर्क डन = NFE। ई यहाँ पर ई सेल भी लिख सकते हैं, ई सेल। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मान लीजिए इफ EMF इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, EMF इज मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in coulombs, the electrical energy obtained in volt coulomb or joule। तो बोल्ट कूलाम, इसका मतलब ये हो गया कि बोल्ट और कूलाम जो होता है वो बराबर होता है किसके, जूल्स के। 1 जूल = 1 वोल्ट इंटू 1 कूलाम। इस इक्वेशन में जो n है वो है हमारा शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि F हमारा 96,500 कूलाम यानी फैराडे को शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वी नो दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू Q = N इंटू एफ अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। Hence the net electrical work done is equal to the NFE cell। It was pointed out by Gibbs and independently by Helmholtz that the electrical energy of a reversible cell is given by the free energy decrease, that is minus delta G of the reaction of the cell। जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। किसी सेल द्वारा जितना वर्क किया जाता है वो फ्री एनर्जी के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस डेल्टा G = NFE सेल, या डेल्टा G = -NFE सेल। ये एक हमारा रिलेशन आया डेल्टा G का ई सेल के साथ। यहाँ एक कंडीशन भी हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा मोलर कंसनट्रेशन एक फिक्स्ड है यानी स्टैंडर्ड स्टेट में है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा G = -NFE0 सेल। यहाँ पर एक कंडीशन है कि मान लीजिए 3 केसेस भी हो सकते हैं कि डेल्टा G अगर हमारा निगेटिव है तो हमारा डेल्टा E कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है और तो डेल्टा E कैसा हो जाएगा, हमारा निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा G हमारा 0 है तो डेल्टा E की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब द रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन हम लोग ई सेल के टर्म में पढ़ते हैं। अब हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की सहायता से ये देखेंगे कि जो थर्मोडायनामिक फंक्शन एंट्रोपी और इंथैल्पी है वो ई सेल से किस प्रकार संबंधित है, या गिब्स फ्री एनर्जी से किस प्रकार संबंधित है, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक इसका प्रूविंग करते हैं। मान लेते हैं कंसिडर प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। We know that G = H - Ts। The Gibbs-Helmholtz equation is a thermodynamic equation used for calculating changes in the Gibbs energy of a system as a function of temperature. It is named after J. Willard Gibbs and Hermann von Helmholtz। So according to this equation,
जो जी की वैल्यू होती है वो हम इंथैल्पी के साथ और एंट्रोपी के साथ इस तरह से रिलेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि इंथैल्पी जो होती है ई प्लस पी वी के बराबर होती है। ये वैल्यू हम पुट कर दें तो जी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी ई प्लस पी डी बी को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी ई प्लस पी डी बी इज इक्वल टू डी क्यू के बराबर होता है। तो इससे लिख सकते हैं डी क्यू प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब इस डी क्यू को भी चेंज करके हम लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, टी डी एस जो है डी क्यू की प्लेस पे रखा गया, तो ये हम रख देंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से हम ये कैलकुलेट किया गया डी क्यू जो टी डी एस रिलेशन होता है। जब ये वैल्यू रख देते हैं तो टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो बी डी पी माइनस एच डी टी आ जाता है, यानी डी जी की वैल्यू आ गई बी डी पी माइनस एच डी टी। सिंस प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हेंस द वैल्यू ऑफ बी डी पी इज इक्वल टू जीरो। तो नई वैल्यू आ जाएगी डी जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी। ये एक वैल्यू आ गई। अब अगर मान लीजिए हम लोग डिफरेंट कंडीशंस को ले लेते हैं, तो इनिशियल स्टेट पे एट इनिशियल स्टेट पे अगर हम लेंगे वैल्यू तो डी जी वन इज इक्वल टू माइनस एस वन डी टी इक्वेशन वन, और फाइनल स्टेट के लिए ले लेंगे तो डी जी टू इज इक्वल टू माइनस एस टू डी टी इक्वेशन टू। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो डी जी टू माइनस डी जी वन इज इक्वल टू माइनस ऐसे लिख सकते हैं एस टू माइनस एस वन डी टी, या हम ये कह सकते हैं कि डी डेल जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस डी टी। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेवर डेल जी बाई डेवर टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। ये एक रिलेशन आ जाता है हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में। थर्मोडायनामिक इक्वेशन के लिए हम जानते हैं कि फ्री एनर्जी जो चेंज होता है, ये हमारा जो फ्री एनर्जी चेंज है इसको हम चेंज करेंगे। तो थर्मोडायनामिक इक्वेशन फॉर फ्री एनर्जी चेंज वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल जी माइनस डेल एच डिवाइडेड बाई टी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन 4 मान लें। तो इस वैल्यू में हम डेल्टा एस की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें अगर फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 डेल जी माइनस डेल एच बाई टी इज इक्वल टू डेवर डेल जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ जाएगा। अगर इसको पूरा ढंग से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल टू टी डेवर डेल जी बाई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर बी, पूरा प्रूविंग करेंगे ढंग से तो डेल्टा एच प्लस टी, और हमारा एक रिलेशन आ जाएगा डेवर डेल जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये रिलेशन एक आ गया। ये रिलेशन शो करता हमारा, यही हमारा कहलाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को प्रूव करते हैं, जो कि एक रिलेशन बताता है एंथैल्पी, और बाद में इसे एंट्रोपी के टर्म में भी चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर ये हमारे सामने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर वुड बी रिटेन एज। अगर हम डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को लिखें, मान लीजिए निगेटिव वैल्यू से माइनस कर दें, सभी को निगेटिव का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पी। यहाँ पर हम अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई पुट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज इक्वल टू एन एफ ई, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। हम लोग ये पढ़ चुके हैं अभी। सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारा एन एफ ई डेल्टा एच माइनस टी, यहाँ पर भी देखेंगे तो माइनस एन एफ ई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। जब हम एन एफ ई की वैल्यू सॉल्व करेंगे
तो ये एन एफ उधर चला जाएगा और यानी हम एक वैल्यू ला सकते हैं कि माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस, क्योंकि ये इधर आ जाएगा एन एफ वैल्यू इधर ले आए तो प्लस एन एफ टी डेवर ई बाई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर बी। तो ये एक रिलेशन हो गया जो हमारा ये शो करता है कि ई सेल का संबंध इंथैल्पी और टेम्परेचर कॉफिशिएंट से क्या है। ये जो वैल्यू है डेवर ई बाई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इज़ नोन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसे हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। और बाकी ये ई सेल है। एक रिलेशन है यहाँ पर, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस प्रकार डिपेंड करता है। उसके लिए कंडीशंस अगर हम ले लें तो फर्स्ट कंडीशन आती है कि ये जो डेवर ई बाई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी है वो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। इसका रिलेशन क्या है, ये कंडीशन कह सकते हैं कि चूँकि जो केस ऑफ ड्रेनियल सेल द टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज़ वेरी स्मॉल एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वेरी क्लोज टू द एंथैल्पी ऑफ द सेल। तो इसलिए कंडीशन होती है कि मान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर हमारा पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ, अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है तो ईएमएफ ऑफ द सेल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। हेंस द इलेक्ट्रिकल ईएमएफ का मतलब हो गया जो इंक्रीज कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि द एडिशनल एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द सराउंडिंग। इफ इट डज नॉट हैपन द टेम्परेचर ऑफ द सेल फॉल ड्यूरिंग इट्स वर्किंग। तो ये पहली कंडीशन में होता है। दूसरी कंडीशन में अगर मान लेते हैं या मान लीजिए कंडीशन आया कि हमारा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो निगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी स्मॉलर। ये फार्मूले से देखिए बिल्कुल दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो स्मॉलर हो जाएगी देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। आइदर द हीट इज़ गिवन आउट टू द सराउंडिंग और द टेम्परेचर ऑफ द सेल विल राइज ड्यूरिंग इट्स वर्किंग। अगर ये निगेटिव होता है तो ये हम कंडीशन इसमें लागू होती है। और अगर थर्ड कंडीशन होगी, मान लीजिए टेम्परेचर का ऑप्शन 0 आया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द सेल रिएक्शन, ये बराबर हो जाता है। तो अब हम आगे इसकी स्टडी करते हैं। जो हम लोगों ने गिब्स हैमिल्टन पढ़ा वो इस तरह से पढ़ा, डेल्टा जी को डेल्टा एच प्लस का टी डेवर डेल जी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस वैल्यू में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इस यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई यहीं केवल पुट करें तो एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है, डेल्टा जी जो डेल्टा एच प्लस का टी डेवर माइनस एन एफ ई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर बी। यानी अगर रिलेशन देखें तो डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डेवर ई बाई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर बी, एक नया रिलेशन बन जाता है। और अगर हम इसका कंपेयर करें डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो होगा हमारा एन एफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट डेवर ई बाई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इस फार्मूले की सहायता से डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले की सहायता से भी हम इंथैल्पी निकाल सकते हैं और इस फार्मूले की सहायता से एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल द्वारा इसको हम देखते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जो आपको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर द सेल कैडमियम कैडमियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड सिल्वर। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0.67531 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू गिवन है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी डेवर ई बाई डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर बी की वैल्यू दी गई 0.0065 वोल्ट पर डिग्री। हमको कैलकुलेट करना डेल्टा जी डेल्टा एस और डेल्टा एच इंथैल्पी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग आपको बताया था कि गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट गिवन है, ई सेल की वैल्यू दी गई है, फैराडे कांस्टेंट हमारा 96,500 कूलाम होता ही है। फिर हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन के जरिए हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, एन की वैल्यू पता लग जाती है।
फिर स्टेप सेकेंड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सिंपल फॉर्मूले से गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू द गिब्स फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो NFE मल्टीप्लाई करके हमारा ये किलो जूल में आंसर आया। फिर हम एंट्रोपी निकालते हैं। एंट्रोपी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन था कि डेल्टा S इज इक्वल टू NF/E/T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P, दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपका गिवन है 0.065, F की वैल्यू, N की वैल्यू 2 आई। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंट्रोपी। फिर लास्ट स्टेप में एंथैल्पी निकालने के लिए डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, या डेल्टा H इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है। हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस T डेल्टा S। डेल्टा G पता है, हमारा गिब्स फ्री एनर्जी ऑलरेडी कैलकुलेट कर सके हैं फर्स्ट पॉइंट से। T की वैल्यू है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर में 273 डिग्री या 288 केल्विन, और डेल्टा एस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमारा एंथैल्पी आ जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी पर पूछा जाता है, और ये भी नया कोर्स में शामिल किया गया है फर्स्ट ईयर में, तो पिछले साल से ही है। इस पर न्यूमेरिकल इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट और रह गया है इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़, जिसकी सहायता से हम ये मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला होगा, कौन सा रिडक्शन। ये नीचे आप देख रहे होंगे कि लिथियम से लेकर के नीचे तक हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, इसी तरह और नीचे भी हैं, ये सभी जगह ये दिया हुआ है, सभी बुक्स में मिलेगा आपको। तो लिथियम का यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल्ड में दिया गया है -3.045। इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू हाइड्रोजन पे आके 0 हो जाती है नीचे आने पर। 0 होने के बाद और नीचे जाएंगे तो सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव वैल्यूज़ ये शो कर रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ऑक्सीडेशन न दो के ये जो है रिड्यूस हो जाएंगे, यानी रिडक्शन को ये शो करेंगे। जबकि ऊपर वाले हमारे ऑक्सीडेशन को शो करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू बहुत कम है, मिनिमम है। तो ये लिथियम से लेकर के और नीचे हम और भी जाएंगे तो बहुत से मिलेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका पहला एप्लीकेशन अगर हम देखें तो कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। सपोज जैसे लिथियम और हाइड्रोजन की बात करें तो लिथियम हैज़ लोअर इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हेंस इट इज़ ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर देन हाइड्रोजन। दूसरा इसका है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मेटल। रिलेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब अगर जैसे मान लीजिए जो एलिमेंट या जो मेटल ऊपर हैं और जो एलिमेंट नीचे हैं, तो ऊपर वाले एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, नीचे वाले कम होंगे। तीसरा इसमें आता है टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इसको सारी वैल्यूज़ हम पुट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह चौथा इसका अगर एप्लीकेशन देखें टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एन रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी कैसे? अगर ई सेल की वैल्यू मान लीजिए हम सॉल्व करने पर ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस, और अगर ई सेल की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मान सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड और नॉट। क्या एसिड से रिएक्शन कर पाएगा कि नहीं। सपोज जैसे कि एग्जांपल में अगर हम सोडियम ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन देगा। इसी तरह कॉपर ले लें और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या वो रिएक्शन देगा। तो सोडियम अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन देगा। जबकि कॉपर हाइड्रोजन से बिलो आता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह अदर एप्लीकेशन की बात करें तो टू प्रेडिक्ट टू नो अबाउट ए नोड एंड कैथोड बाई यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा -1.45 वोल्ट है और किसी का 0.45 वोल्ट है, तो इनमें से जो ऊपर वाला सबसे मिनिमम वैल्यू वाला है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जबकि हायर वैल्यू वाला रिडक्शन पोटेंशियल को शो करेगा। तो इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वाई copper sulfate, the blue solution of copper sulfate decolorize on dipping zinc electrode, while
इट डज़ नॉट हैपन ऑन डिपिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिंक यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में देखें तो जिंक का स्थान जो है कॉपर से ऊपर है। जिंक इज प्लेस्ड एबव, तो हमारा पहला आंसर ये होगा कि सिंस जिंक इज प्लेस्ड एबव इन द इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज देन कॉपर, हेंस इट हैज़ ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर एंड इट रिड्यूसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो रिएक्शन हो जाएगा हमारा Cu। तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिड्यूस कर दिया, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 2+ और कॉपर 0, यानी कॉपर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आसानी से रिड्यूस कर सकता है। वाइल ऑन डिपिंग सिल्वर रॉड इट डज नॉट रिड्यूसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बिकॉज सिल्वर इज प्लेस्ड बिलो देन कॉपर इन इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज, हेंस इट डज नॉट हैपन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज बहुत हेल्पफुल है टू नो अबाउट वेदर द रिएक्शन इज प्रोसीड्स और नॉट, वेदर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड बाय द मेटल और नॉट, या कौन सा फिजिबल होगा, कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ को भी हम थोड़ा सा जानेंगे और उसकी तैयारी करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन, रीजनेबल क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियो आएंगे और जैसे ही अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यूस हम आगे इसमें पढ़ेंगे कुछ और बैटरीज़ के बारे में, कितने प्रकार की बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, और उसका क्या एप्लीकेशन है, इसी और कोरोजन। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली।